200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक को माना जा रहा है, जिन्होंने चुनावी कैंपेन के जरिए इस भ्रम को तोड़ा कि बीजेपी बंगाली अस्मिता और संस्कृति की विरोधी है। उन्होंने बंगाली और बाहरी की खाई को खत्म किया। यह पीएम मोदी का मैजिक ही है जिसने विपक्ष के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया है। बहुत खुशी हो रहे हैं। हम लोग 15 साल से वेट किए थे इस दिन के लिए। हकीकत में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद जितने भी संगठित कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जश्न लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा जीत है और हम लोगों को पता था इस बार मोदी जी आएंगे। डबल इंजन सरकार बहुत बड़ा काम करेगा। माता की, भारत माता की। ढोल की थाप, जयकारों की गूंज, पुष्प वर्षा, गुलाल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंगाल का रंग अब गेरुआ हो चुका है। पूरा बंगाल मानो भगवा रंग से सराबोर है। जय श्री राम, जय श्री राम। विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री एंड प्रैक्टिकल विक्ट्री। बंगाल का जनता जीत गए। ये जीत बंगाल का जनता का है। जनता ये जश्न सालों का संघर्ष पूरा होने का है, वर्षों का इंतजार खत्म होने का है। वो सपना पूरा होने का है जिसे देखते देखते कई आंखें बूढ़ी हो गई। 38 ईयर्स हम बीजेपी करते हैं। 38 ईयर्स। ये कभी सोच नहीं सकते थे कि आज इसी जगह में पहुंच गए। तमाम किंतु परंतु, आरोप प्रत्यारोप और वादों के बीच 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पहली बार बंगाल में कमल खिल चुका है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। ये पश्चिम बंगाल में नए दौर का उदय है। वो बंगाल जिसकी राजनीति का रंग भारत की आजादी के बाद से कई बार बदला। पहले बंगाल पर कांग्रेस का रंग चढ़ा, फिर बंगाल लाल रंग से सराबोर रहा। 2011 से हरा रंग चढ़ा और अब बंगाल भगवा हो चुका है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते पहले ही कर दी थी। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं
बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हवा को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। राजनीतिक पंडित पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के पीछे मोदी से जुड़े 5 बड़े फैक्टर मान रहे हैं, जिसमें पहला है बंगाली टच, दूसरा लोकल गौरव नेशनल विजन, तीसरा बंगाली अस्मिता की रक्षा, चौथा सुरक्षा की गारंटी और पांचवा है रोजगार और विकास। यही वो 5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से बंगाल में भाषा और क्षेत्रीयता की दीवार दरक गई। विपक्ष के अभेद्य माने जाने वाले गढ़ को बीजेपी ने भेद डाला, लेकिन इन्हें लागू करना पीएम मोदी के लिए इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रण में उतर गए। बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए विश्वास पैदा कर बंगाल के किले को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां करीब 21 रैलियां की और 3 बड़े रोड शो किए। जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था, ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। लेकिन 15 साल पहले तक बंगाल में 0 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी था बंगाली वोटर को यह विश्वास दिलाना कि बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं, बीजेपी के हर नेता के दिल में एक मिनी पश्चिम बंगाल बसता है। बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। इस विश्वास को पुख्ता करने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी को बंगाली टच दिया और सबसे पहले खुद इसकी पहल की। झालमुड़ी तो गजब ट्रेंड कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को और बीजेपी को बंगाली अस्मिता के रक्षक के तौर पर पेश किया। बंगाल और बाहरी के फर्क को खत्म करने के लिए बंगाली टच दिया। इस दौरान चुनावी कैंपेन के दौरान पीएम मोदी अलग अलग रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक बीच सड़क पर अपना काफिला रुकवाया। एक छोटी सी दुकान से बंगाल का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड झालमुड़ी खरीदा। सड़क किनारे खड़े होकर झालमुड़ी खाई, जिससे उन्होंने स्थानीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लोगों को बांटा भी, वहां पर अपने जेब से पैसे निकाल कर दिए, 10 का नोट दिया और वहां से झालमुड़ी वाले से झालमुड़ी ली।
तो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी में नौका विहार भी किया। कोलकाता की पुरानी परंपरा को याद दिलाते हुए नौका में सवारी की, तस्वीरें खींची अपने कैमरे से और इसके जरिए लोगों को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बंगाली संस्कृति से कितना जुड़ाव है। पीएम मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध कालीवाड़ी मंदिर पहुंचे। एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्थानीय फूल विक्रेता से कमल खरीदे, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। उन्होंने जाते समय दुकानदार से बंगाली में कहा, भालो थे को, यानी ठीक रहना, जिसने स्थानीय बंगाली वोटरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में उत्तर बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का भी जिक्र किया और उनके आर्थिक विकास से जुड़े कई वादे किए। झालमुड़ी नौका विहार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बंगाली टच दिया, तो दूसरी तरफ उस भय को दूर किया जिसके केंद्र में बीजेपी के आने पर बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान और वहां की संस्कृति खत्म होने का डर पैदा किया गया था। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। ये है टीएमसी का असली चेहरा। टीएमसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली खाने पर बैन लग जाएगा। इसके जरिए बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए नफरत और भय भरने की कोशिश की गई। इस भ्रम को तोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ताओं तक की फौज बंगाल में उतरी। बंगाल के होटलों से लेकर चौक चौराहों तक मछली खाकर इस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। नौकरी के लिए पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे। मछली खाने, मछली लेकर प्रचार करने से लेकर झालमुड़ी की चर्चा तक बीजेपी ने संकेत दिए कि वो बांग्ला संस्कृति के खिलाफ नहीं है। बंगाल का किला ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी ने 2 स्तंभ खड़े किए। पहले की नींव बंगाली अस्मिता को छूने और उसका पक्षधर होने पर रखी गई, तो दूसरे स्तंभ का आधार विकसित भारत को विकसित बंगाल से जोड़कर रखा गया। संस्कृति को विकास से जोड़ते हुए पीएम ने सोनार बांग्ला बनाने की बात कही। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में घुसपैठ और सिंडिकेट राज को बंगाल की संस्कृति के लिए खतरा बताया और खुद को असली संरक्षक के तौर पर पेश किया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ये चुनाव सिर्फ टीएमसी को हटाने का नहीं, बल्कि बंगाल को बचाने का है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि बंगाल में बीजेपी है तभी यह मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो सुरक्षा है। बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए न सिर्फ उस मिथक को तोड़ा जिसके केंद्र में बीजेपी को बाहरी साबित करने का रोड मैप था, बल्कि बंगाली वोटरों के दिल में विश्वास पैदा किया कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल को विकसित भारत के साथ जोड़ सकती है। अगर ममता राज दोबारा आया तो बंगाल के विकास का पहिया हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। 3 मई तक पश्चिम बंगाल को विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा, एक ऐसा किला जिसे बीजेपी के लिए भेदना मुश्किल था। लेकिन बंगाल में मोदी मैजिक ने ऐसा करिश्मा किया जिसमें पुराने सभी समीकरण ध्वस्त हो गए और पहली बार बंगाल में कमल खिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हुगली की लहरों ने करवट बदल ली है और कालीघाट के अजय किले की दीवारें ढह चुकी हैं। 4 मई 2026 का दिन गवाह है कि बंगाल में खेला नहीं बल्कि खेला खत्म हो चुका है और इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कर दिया था। अमित शाह के इस आत्मविश्वास के पीछे सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि ऐसा प्लान था जिसमें बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता शामिल था और उस प्लान को पूरा करने वाली एक कोर टीम थी जिसमें भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया था।
तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है, दीदी को टाटा बाय बाय। नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा। समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अब कालीघाट की गलियों में हार का सन्नाटा और मुरलीधर सेन लेन पर जीत का शोर है। आज से बंगाल की सियासत का पता बदल गया है। सत्ता की जो चाबी सालों से कालीघाट की तंग गलियों में कैद थी, आज वो मुरलीधर सेन लेन के भगवा दफ्तर में बीजेपी के लिए सिंहासन तक पहुंचने का दरवाजा खोल रही है। दीदी का किला ढह चुका है और कमल की खुशबू अब कोलकाता के राजभवन तक पहुंच रही है। और इसका ऐलान मोदी के चाणक्य अमित शाह ने पहले ही कर दिया था कि दीदी को बाय बाय कहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह की कही ये लाइनें हकीकत बन गईं, जिसने तय कर दिया इस बार बंगाल में महज एक चुनाव नहीं था, बल्कि ममता के उस साम्राज्य का पतन है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी कई सालों से संघर्ष कर रही थी। और अब नंदीग्राम से उठी आंधी ने बंगाल के मां माटी मानुष के 15 साल का तिलिस्म तोड़ दिया है। खेला खत्म हो चुका है, कमल खिल चुका है। जीत के लिए दीदी के खेला हौबे पर शाह का माइक्रो मैनेजमेंट भारी पड़ गया, क्योंकि अमित शाह ने बार बार बंगाल में हुंकार भरी थी। बंगाल से जंगल राज का खात्मा होने वाला है। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। ये जीत बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की है, बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की है। ये जीत बीजेपी के हर कार्यकर्ता की है। ये जीत मोदी के करिश्मे की है। ये जीत शाह की रणनीति की है। ये जीत भूपेंद्र यादव के चुनावी कौशल की है। ये जीत शुभेंदु पर बंगाल मानुष के विश्वास की है। और जीत के आंकड़े हवा हवाई नहीं है, बल्कि डार्क रूम में बने उस फॉर्मूले से साकार हुए हैं जिसमें बंगाल के 82,000 बूथों का रिमोट अमित शाह के हाथों में था, जिन्होंने अपने सिपह सालारों भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर बंगाल में दीदी के डर को मोदी की सुरक्षा की गारंटी में बदल दिया। अभेद्य माने जाने वाले किले को मिट्टी में मिला दिया। तो बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल विजय डिकोड हो चुका है। नरेंद्र मोदी जिनके करिश्माई नेतृत्व से यह कमाल हो पाया, उन्होंने मोदी की गारंटी घर घर पहुंचाई।
अमित शाह जिन्होंने कुशल रणनीति बनाकर बंगाल जीतने का सपना पूरा किया। शाह ने ही बाय बाय दीदी का विजय मंत्र दिया था। भूपेंद्र यादव जो बंगाल प्रभारी हैं, उनके उत्तम चुनाव प्रबंधन को से शाह का माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला सटीक साबित हो पाया। और इस टीम में शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने जीत का नैरेटिव सेट किया और दीदी पर लगातार प्रहार करते रहे। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य केंद्र से संगठन सेतु का जिन्होंने काम किया और कार्यकर्ता से समन्वय बनाए रखा। शाह के माइक्रो मैनेजमेंट ने कमाल कर दिया। बंगाल में 12,000 स्ट्रीट कॉर्नर सभाएं की गई, 1,65,000 आंगन बैठकें बीजेपी द्वारा की गई, 82,000 बूथ को चुनावी वॉर रूम से कनेक्ट किया गया। हर बूथ पर सप्तर्षि प्लान यानी हर बूथ पर 7 बीजेपी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की गई जिससे बीजेपी का प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंच सके। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। भय भी है, भय इस बार तृणमूल कांग्रेस को जनता का भय है, तो भय में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले तृणमूल के गुंडे जनता को भयभीत करते थे, अब जनता से उनके गुंडे और टीएमसी स्वयं भयभीत। ममता का जादू उतरा, मोदी की गारंटी ने बंगाल को भगवा कर दिया है। सिंडिकेट राज का सूर्यास्त हो चुका है, अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट का उदय हो चुका है। 4 मई की तारीख बंगाल के इतिहास में ममता के महाप्रस्थान के नाम पर लिखी जाएगी। और बंगाल में बीजेपी का वो कार्यकर्ता भी खुशी से झूम रहा है जो जीत की आस कई सालों से लगाए बैठा था। और वो कार्यकर्ता भी जिन्होंने भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया कि एक दिन बंगाल में कमल जरूर खिलेगा। आज आपको जो है ज्यादा आप अपनी मतलब भावनाओं को समेट नहीं पा रहे हैं। मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि लोग बीजेपी के नारे लग रहे हैं, चारों तरफ से शोर हो रहा है। देखिए, आज ऑल इंडिया बेसिस में बीजेपी है। हम लोग जब स्टार्ट किया था तो बीजेपी कहाँ था, 2 ही थे एमपी, बाद में 2 ही एमपी था, आज यहाँ पहुँच गए। यही बीजेपी की कार्यशैली है कि वो चुनावों की तैयारी में सिर्फ चुनाव के ऐलान से नहीं जुटती है, बल्कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में सरकार नहीं बन पाने से 2026 की तैयारी आरंभ कर दी थी, जिसके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह थे। उन्होंने संगठनात्मक इंजीनियरिंग का कौशल फिर से दिखाया, सबसे निचले कार्यकर्ता से अभियान की शुरुआत की और मिशन तक आखिर तक जुड़े रहे, जब तक कि बंगाल में कमल सत्ता से सिंहासन तक आसीन नहीं हो गया। बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आप बीजेपी के समर्थक हो, प्रशंसक हो या ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और जो उनकी इलेक्शन मशीनरी है, उसका कोई भारत में फिलहाल जवाब नहीं है। बंगाल के सियासी दंगल में अमित शाह ने एक टीम तैयार की, जिसकी कमान नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपी। और साथ ही पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व था, जिसने बंगाली मानुष की टीएमसी से ममता के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। बंगाल विजय अभियान में नरेंद्र मोदी ने 25 जनसभाएं और रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने 45 रैलियां और रोड शो किए हैं। अमित शाह ने जीत के लिए शाह ने 3 जोन फॉर्मूला दिया था, जिससे बंगाल सीटों को 3 जोन में बांटा गया। पहला ग्रीन जोन बनाया गया, जिसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति वाली 80 से 90 सीटें शामिल रहीं और वहां क्लीन स्वीप और 90% का स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद येलो जोन में 110 से 120 सीटें रखी, जहां टीएमसी से कड़ी टक्कर थी। वहां 50% वोट शेयर और 70% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। तीसरे रेड जोन में 85 से 95 सीटें थी, जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में थी और वहां वोट शेयर बढ़ाने और 30% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था।
भाजपा सरकार आ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक रखने का काम हम लोग करेगा। 2500 पैरामिलिट्री कंपनी आने वाला 60 दिन हम लोग का साथ रहेगा। बंगाल का कानून व्यवस्था ठीक करने का काम हम लोग करेगा और बंगाल नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा, राष्ट्रवाद का जय जय करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक गहरी और विस्तृत रणनीति रही है। इस जीत की स्क्रिप्ट लिखने के लिए अमित शाह और उनकी टीम ने जमीन पर उतरकर काम किया। शाह ने 24 में से 18 घंटे काम करने का फॉर्मूला दिया। हर एक बूथ की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। चुनाव का रुख बदलने वाले प्रचार का प्लान बनाया। भरोसेमंद लोगों की कोर टीम बनाई जिसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। प्रभारी भूपेंद्र यादव पिछले साल सितंबर से बंगाल में डेरा डाले हुए थे। पिछले 2 साल से लगातार बंगाल जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लोकल टीम की कमान भूपेंद्र यादव को दी गई। शुभेंदु अधिकारी को चुनाव का विशेष प्रभार दिया गया। सभी की रिपोर्टिंग गृह मंत्री अमित शाह को थी। बंगाल की जो वर्तमान ममता बनर्जी के शासनकाल की जो दुरावस्था है, उसको देखकर बंगाल के नौजवानों के भविष्य का संकल्प देकर विकसित बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। लोकल और सेंट्रल टीम का तालमेल बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसका परिणाम सामने आया तो बीजेपी की विन लिस्ट में बंगाल का नाम भी शामिल हो गया। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि एक इतिहास रचा है। एक ऐसे सपने को पूरा किया है जिसे 75 वर्षों से पूरा करने के लिए संघर्ष जारी था। यह सपना था एक बंगाली शख्सियत यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उनके दल ने क्षेत्रीय राजनीति से देश की राजनीति में हलचल बढ़ाई, लेकिन बंगाल की जमीन पर जन्मी उनकी विचारधारा उसी राज्य में हाशिए पर रही। पर अब परिवर्तन हो चुका है। क्षेत्रीय राजनीति और विचारधारा दोनों एक ही नदी के 2 किनारे बन गए। आखिर कितना चुनौतीपूर्ण था यह सफर और कैसे मिली इस चुनौती पर विजय, अब आपको ये इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। आज से नया पश्चिम बंगाल जय भारत, जय सोनार बांग्ला। पश्चिम बंगाल की जमीन पर मोदी का आत्मविश्वास सिर्फ सियासी जीत की लकीर नहीं खींच रहा था, बल्कि इन शब्दों के मायने कुछ और थे। पूरब में बदलाव, नया सूरज, नई किरण। वामपंथ से लेकर मध्य राह तक वैचारिक भूमि में बदलाव देख चुके पश्चिम बंगाल का दक्षिण पंथ के राष्ट्रवाद में रंगना कोई सामान्य हलचल नहीं है, बल्कि ये सियासी समुद्र की विचारधारा में आया ज्वार है जो 75 वर्ष बाद आया है। और इस समुद्री ज्वार को लाने का श्रेय जाता है
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नतीजों से पहले ही आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया था कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में नया मोड़ आने वाला है, वो भी उस राज्य में जहां जनसंघ से लेकर बीजेपी का लंबा सफर करने के बाद भी राष्ट्रवादी दल का विरोध होता रहा। जबकि सबसे अहम तथ्य यह है कि यह सफर पश्चिम बंगाल की वैचारिक भूमि से ही शुरू हुआ था। मुखर्जी के बंगाल में विरासत की जीत। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, आज बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया। दरअसल बीजेपी की वैचारिक विरासत खड़ी करने वाले शख्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक बंगाली थे, जिनका राजनीतिक जीवन इसी पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ा था। उनके बाद इस विरासत को कई चेहरों ने संभाला, लेकिन विरासत को मकाम मिला 75 वर्ष बाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता के ही एक परिवार में हुआ था। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति भी बने, जिसके बाद उन्होंने प्रांतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1940 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गठबंधन सरकार में बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे। ये वो दौर था जिसमें सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्ष चरम पर थे, इसलिए चिंताओं ने ही वैचारिक जमीन को दो समानांतर रेखाओं में बांट दिया। सांप्रदायिक रूप से विभाजित प्रांत में हिंदू हितों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता, इसलिए उन्होंने बंगाल के पूर्ण विभाजन का विरोध किया और प्रांत के विभाजन की वकालत की, ताकि हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत में रहे। और इसी विचारधारा ने उन्हें बंगाल की राजनीति में एक नई पहचान दी। हालांकि समुदाय संघर्ष में उनकी लोकप्रियता सीमित हो गई, फिर भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। और इसी संघर्ष से 1951 में उनकी राजनीतिक परियोजना का भारतीय जनसंघ के रूप में उदय हुआ, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित एक अनुशासित वैचारिक रूप से सुसंगत विपक्ष की भूमिका निभाना था। और इस उद्देश्य ने एक नई राह पर सफर शुरू किया। बंगाल की राजनीति जनसंघ से बीजेपी तक। जनसंघ का शुरुआती प्रदर्शन कुछ खास प्रभावशाली नहीं था। 1952 के आम चुनावों में इसने देश भर में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें जीती, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी। हालांकि तब नतीजे पार्टी की ताकत से ज्यादा मुखर्जी के कद और राज्य में उनके नेटवर्क का संकेत थे। और 1953 में उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में पार्टी का जन आधार तेजी से कमजोर हो गया। एक समान नेतृत्व या व्यापक जन आधार के अभाव में जनसंघ को ऐसे राज्य में संघर्ष करना पड़ा जहां राजनीति तेजी से वर्ग लामबंदी और वामपंथी विचारधारा से परिभाषित हो रही थी। इसलिए संघर्ष का एक लंबा दौर चला। और फिर 1980 में इसी वैचारिक पृष्ठभूमि पर उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि वामपंथ का वैचारिक लावा पूरे बंगाल में फैलने की वजह से तब भी ये दल राजनीतिक हाशिए पर ही रहा। बीजेपी की वैचारिक अपील को न सिर्फ संगठन की कमजोरी के कारण बल्कि इसलिए भी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संस्कृति ने धार्मिक पहचान के बजाय वर्ग को प्राथमिकता दी और ये संघर्ष चलता रहा।
हालांकि बाद में बीजेपी का विकास मॉडल उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सफल रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में आसानी से लागू नहीं हो सका। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 2009 के बाद वामपंथ के पतन और ममता बनर्जी के उदय ने एक नई राजनीतिक जमीन तैयार की। फिर भी 2010 के दशक की शुरुआत तक बीजेपी एक हाशिए की शक्ति बनी रही। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैचारिक जमीन को विस्तार देने के लिए आरएसएस गुप्त मिशन शुरू कर चुका था और आज इसी गुप्त अभियान ने बीजेपी को उस राज्य में जीत दिलाई जहां वो लंबे समय से हाशिए पर थी। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल की जमीन में संघ की शाखाओं का विस्तार होता रहा, वैसे वैसे स्थिति बदलने लगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2010 तक सीमित था, जिसका कार्यकर्ता आधार कमजोर था, वो अगले कुछ सालों में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार कर सकती है। लेकिन सबकी सोच में बदलाव का यह दौर शुरू हुआ 2014 से। – 2014 के चुनाव में बीजेपी की विशाल जीत से पूर्वी राज्यों में बढ़त की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का उन क्षेत्रों में विस्तार शुरू हुआ जहां वो कमजोर थी। हालांकि पश्चिम बंगाल एक जटिल चुनौती के रूप में बना रहा, क्योंकि इस राज्य में राजनीतिक संस्कृति, मजबूत क्षेत्रीय पहचान और ममता बनर्जी के रूप में एक शक्तिशाली नेता मौजूद थी। इसलिए 2014 के बाद इस राज्य की राह पर बीजेपी अड़ गई। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाया गया। केंद्र ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की। इसी रणनीति ने राजनीतिक चर्चा को नया रूप दे दिया और इसका असर भी महज 5 सालों में न सिर्फ देश ने देखा बल्कि महसूस भी किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी, जिसने मजबूत संकेत दिया कि अब पश्चिम बंगाल में प्रतीकात्मक मौजूदगी दर्ज नहीं होगी, बल्कि बीजेपी ही वास्तविक प्रतिस्पर्धी होगी। हालांकि तब तक बीजेपी की मूल विचारधारा राष्ट्रीय बनी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की रणनीति में क्षेत्रीय प्रतीकों, स्थानीय शिकायतों और कल्याणकारी योजनाओं का अस्त्र प्रयोग किया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों वाली समग्र और दोहरी रणनीति थी, जिसने बीजेपी की पकड़ मजबूत की। भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। और अब चुनावी चक्र से निकलकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला दल बन गया। ये बदलाव सिर्फ सत्ता विरोधी लहर की वजह से नहीं आया, बल्कि उन मुद्दों और वैचारिक आधार पर आया है जिसका प्रसार दशकों से जारी है। लेकिन इसे गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में मिली। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे कमजोर कड़ी संगठन विस्तार था, लेकिन मोदी ने इसे 2014 के बाद से लगातार जारी रखा। जो भाषाई पहचान पश्चिम बंगाल में कमजोर कड़ी थी, उसे मुखर्जी की विचारधारा ने मजबूत कर दिया। जो वोट बैंक आधारित रणनीति टीएमसी की मजबूत कड़ी थी, उसे बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कमजोर कर दिया। इसका मतलब है कि बीजेपी की यह जीत इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव है। एक ऐसी पार्टी जिसकी वैचारिक विरासत एक बंगाली संस्थापक से शुरू होती है